जय हिंद। हम लोग अगली वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़े थे और जैसा मैं कहा था कि हम लोग कोशिका के अंग के बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिकाएं या कोशिका का अंग होता क्या है। अब जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं एक कोशिका का क्या किया हूँ, फिगर बनाया हूँ, मतलब लगाया हूँ। और इस जो कोशिका का फिगर है इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि इस कोशिका में हर एक अलग-अलग क्या है, पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है और इस साइड देखिए यहाँ पे राइबोसोम है और इधर देखिए राइबोसोम है और ये ऊपर एकदम जो ऊपरी वाली परत है वो सेल वॉल है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर यहाँ पे देखिए लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है। अब ये सारे जो होते हैं इनका सबका अपना-अपना अलग कार्य होता है। अब जैसे-जैसे कोशिकांग आएँगे तो उनके बारे में मैं एक-एक करके सब पे चर्चा करूँगा। और दूसरी चीज़ इसको एक और चीज़ों से समझिए, जैसे हमारी शरीर होती है, हमारे शरीर के भी अलग-अलग पार्ट होते हैं और सबका अपना-अपना कार्य होता है। जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक सबका अपना अलग-अलग कार्य होता है। वैसे ही कोशिका में जो पार्ट होते हैं उनका सबका अपना-अपना क्या होता है, अलग-अलग कार्य होता है। ठीक? सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इस फिगर के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। अब जैसे कि ये एक कोशिका की फिगर है, लेकिन इसके जो बाहरी एकदम देखिए ऊपरी जो परत है यही है कोशिका झिल्ली। अब जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती है कि वो जो हमारे शरीर में कुछ अनावश्यक चीज़ों को, जो कोशिका के अंदर अनावश्यक चीज़ों को क्या करने देती है, आने से रोकती है, इसीलिए ये अर्धपारगम्य होती है। और ये कुछ ही वस्तुओं को क्या करती है, आने देती है, बाकी सभी वस्तुओं को क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक? और कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, जंतु और पादप में। एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। कोशिका झिल्ली उस तरीके से होती है जैसे कि आप देखे होंगे कि हम लोग जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो झिल्ली जो होती है, प्लास्टिक जो होती है, उसमें कुछ आलू रख देते हैं, मटर रख देते हैं, प्याज रख दिए, सब कुछ को क्या करते हैं, भरते चले जाते हैं। उसी तरीके से कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या चीज, सारे कोशिकांग क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक? और ये जो कोशिका झिल्ली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जंतुओं में भी पाई जाती है और पादप में भी पाया जाता है। ठीक? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति को समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम अ, थोड़ा सामान लेते हैं तो एक ही प्लास्टिक में रख के लाते हैं, लेकिन जब भारी सामान लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ज्यादा मतलब दो झिल्ली को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो उसी तरीके से जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप में पाया जाता है, इसलिए क्योंकि जो पादप की कोशिकाएं होती है, मतलब जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत ही क्या होती है, स्ट्रांग होती है, उनको मजबूती की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें वो थोड़े बड़े होते हैं हमसे। इसीलिए उसमें सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाएगा। ये मत समझिएगा कि कोशिका भित्ति हमारी कोशिका में पाई जाती है, ना, ये गलत है। हमेशा याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति केवल पादप पे पाया जाएगा, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। अब इस फिगर के थ्रू देखिएगा कि इस फिगर में जब देखेंगे तो यहाँ पे ये किसी इंसान मतलब कि एनिमल की कोशिका नहीं है, ये एक पादप की कोशिका है जिसमें सेल वॉल है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। मतलब कि दो-दो परत पाई जाती है, एक कोशिका भित्ति और एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक? आगे चलते हैं। आगे नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब जो हम देखें कि जो हमारी कोशिका थी, ठीक? अब कोशिका की जो ऊपरी परत थी, जो ऊपर मैं बताया था कि जो पहली परत थी वो तो थी आपकी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कई सारे क्या है, मैं बताया था कि कोशिका क्या है, मतलब है, जिसमें से एक नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो कार्य करता है, सबसे पहले इसकी खोजकर्ता का नाम देख लें कि इसका खोज आल्टमैन ने किया था। मतलब इसके बारे में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आल्टमैन ने बताया था। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने बताया, तो आप सिंपल बता देंगे कि आल्टमैन ने बताया। दूसरी चीज इस देखिए कि ये एटीपी का निर्माण करती है। अब एटीपी क्या होता है, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो हमारे कोशिका में क्या करता है कि 38 एटीपी का निर्माण कर देता है और ग्लूकोज बना देता है।
और इसी ग्लूकोज के थ्रू क्या करता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो अब बताइए, अपने दिमाग से सोचिए कि जिससे एनर्जी मिलेगी तो उसी को तो हम कहेंगे पावर हाउस ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द बॉडी किसको कहा जाता है, तो आप क्या एक आंसर देंगे, माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहता है। दूसरा क्वेश्चन एक चीज और बनता है कि यहाँ पे देखिए माइट्रोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो माइट्रोकांड्रिया होती है इसकी एक आंतरिक दीवार होती है और इसको किस नाम से जाना जाता है, क्रिस्टी नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज कि ये क्रेब्स चक्र चलता है, इसके बारे में क्रेब्स चक्र क्रेब्स ने बताया था, इसीलिए उसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है, जिससे 38 एटीपी के थ्रू क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आया गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के बारे में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने बताया था। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं बता रहा हूँ, अगर पूछेगा माइट्रोकांड्रिया किसने बताया तो आल्टमैन ने, लेकिन गोल्जी बॉडी को इनके नाम के ही देखिए गोल्जी लिखा हुआ है ना, गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी को कैमिलियो गोल्जी, इसको याद करना एकदम आसान है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, कैमिलियो गोल्जी ने। दूसरी चीज इसमें आती है कि इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये परिवहन करता है, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये समझिए कि इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, तो मुझको बोलने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो मुझको जब बोलने की जरूरत होती है तो मेरे जीभ को एनर्जी की बहुत जरूरत है। तो अब माइट्रोकांड्रिया तो एनर्जी बनाता है, तो जब वो एनर्जी बनाएगा माइट्रोकांड्रिया, तो वो क्या, मुझको जहां जरूरत होगी वहां पे पानी चाहिए ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम मुझको बोलना है तो मुझको एनर्जी जरूरत है मेरे जीभ को, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी कि वो जो एनर्जी है वो कहाँ बनाने को कहेगी, यहाँ पे, मतलब कि माइट्रोकांड्रिया जो एनर्जी बना रहा है उसको पूरा पकड़ के मेरे जीभ पे लाके रख देगी, जिसके द्वारा क्या करूंगा, मैं बोलूंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल आप सोचिएगा कि अगर जैसे मान लो कोई धावक है, मतलब जो दौड़ने वाला रेसर है, अगर उसको दौड़ना होगा तो उसको दौड़ता है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होगी, पैर में। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, माइट्रोकांड्रिया जितना एनर्जी मतलब पावर बनाएगा, उस सारे पावर को गोल्जी बॉडी ला के उसके पैर में रख देगी और वो क्या करेगा, तेज दौड़ेगा। इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी। और इसीलिए ये क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। ठीक, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है रसधानी या वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या करता है, ये जल संग्रहण का कार्य करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये फिगर में कोशिका बनी हुई है और यहाँ पे वैक्यूल्स है। ठीक, अब ये क्या करता है कि जो भी हम पानी पीते हैं उसको सारा स्टोर कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। और हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है, 65% पानी, और हर एक कोशिका में वैक्यूल्स पाया जाता है और उसमें क्या करता है वो पानी को स्टोर करता है। अब अपने दिमाग से बताइए कि पेड़ की वैक्यूल्स मतलब पेड़ के रसधानी बड़े होंगे या हमारे रसधानी बड़े होंगे। अब दिमाग लगाइएगा। अब देखिए पानी की आवश्यकता किसको ज्यादा होती है, पेड़ को, जाहिर सी बात है, हमसे ज्यादा तो आवश्यकता उसको है। तो अब बताइए वैक्यूल्स ज्यादा किसका होगा, पेड़ का, बड़ा किसका होगा, पेड़ का या फिर हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, पेड़ के वैक्यूल्स ज्यादा बड़े होंगे, हमारे उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि हमको उतने पानी की आवश्यकता नहीं है जितनी पानी की आवश्यकता किसको है, पेड़ पौधों को है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला नंबर आता है सेंट्रोसोम। सबसे पहले सेंट्रोसोम को हम देख लेते हैं। सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। और कोशिका विभाजन का मतलब समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कोशिका बनाया, अब इस कोशिका को दो पार्ट में काट दिया, ठीक, सेंट्रोसोम, और इसको दो पार्ट में जब कर दिया तो एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होता है कि ये अलग अलग हो गई, अब ये अलग कार्य करेगी और ये कोशिका क्या करेगी, अलग कार्य करेगी। तो सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका का विभाजन करता है, ये कोशिका का विभाजन का मतलब पुनर्निर्माण करता है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बना देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप लीवर में देखेंगे, तो लीवर में तो कोशिका विभाजन बहुत अच्छे से होती है, लेकिन ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो कोशिका का विभाजन नहीं करते हैं। इसीलिए जब हमारे सर में चोट लग जाता है तो न्यूरॉन सेल का क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए वो नए सेल का निर्माण नहीं कर पाते और हमारे क्या होता है, ब्रेन के
होने की मतलब चोट लगने की वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जल्दी ब्रेन का इलाज भी नहीं हो पाता। दूसरी चीज ये देखिएगा कि कोशिका विभाजन जब बहुत तीव्र गति से होने लगता है, तब हमको कैंसर हो जाता है। लेकिन अब कहेंगे कि सर कोशिका विभाजन ब्रेन में तो होता नहीं, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? तो इस चीज को समझिएगा कि जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन सेल 90% पाए जाते हैं और गिलियल सेल 10% पाए जाते हैं। तो जो 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं उसमें क्या करता है, सेंट्रोसोम बहुत तीव्र गति से क्या करने लगता है, विभाजन करने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट नंबर आता है अंतःप्रद्रपी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ई और आर के नाम से जानते हैं। ठीक, उतने अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हूँ कि ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको समझिएगा, ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है और ये आंतरिक कंकाल करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक, अब इसमें इस कोशिका में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से आप समझिएगा, तब ज्यादा आसानी से समझेंगे। अगर जैसे मान लीजिए बॉडी में हमारे हड्डी नहीं होता, हमारे बॉडी में हड्डी नहीं होता, तो हम एकदम लूंज पुंज हो जाते कि नहीं हो जाते, मतलब एकदम सिकुड़ जाते, एक जगह गिर जाते। उसी तरीके से कोशिका में क्या होता है, कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। वो क्या करता है कि वो कोशिका को सिकुड़ने नहीं देता है, वो कोशिका को बनाए रखता है, एक जगह बनाए रखता है, सिकुड़ने नहीं देता है। अब जैसे अगर हमारे शरीर में हड्डी ही नहीं रहती, तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम लूंज पुंज हो जाते हैं। इसीलिए कोशिका में क्या पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और वो कोशिका को सिकुड़ने नहीं देता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ ईआर और एक रफ यू ईआर। मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली स्लाइड में चलेंगे तब मैं समझा पाऊंगा। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, जो अब देखिए यहाँ पे फिगर है ये वाला और एक ये, मतलब एक ही फिगर है लेकिन दो पार्ट में बटे हुए। ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये है स्मूथ ईआर और ये जो है रफ ईआर। अब स्मूथ ईआर और रफ ईआर में क्या होता है कि स्मूथ ईआर में राइबोसोम कहीं दिख रहा है आपको, मतलब छोटी छोटी बिंदु जैसे कुछ दिख रहे हैं, नहीं। तो स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं पाए जाते। और जो रफ ईआर होता है उस पे देखिए आप छोटे 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 कई बिंदु क्या है, पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो छोटे छोटे बिंदु पाए जा रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करता है और इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ बॉडी कहते हैं। और इसके दो प्रकार में बता ही दिया। और दूसरी चीज ये समझिएगा कि अब बताइए कि अगर ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो स्मूथ वाला किसका करेगा, तो स्मूथ वाला जो होता है वो फैट का निर्माण करता है। दोनों चीज समझिएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा कि स्मूथ ईआर क्या करता है, तो फैट का निर्माण करता है। रफ ईआर क्या करता है, तो रफ ईआर पे राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ बॉडी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यही चीज मैं स्मूथ ईआर वाले में लिख दिया हूं, आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट तथा फैट का निर्माण करता है और रफ ईआर किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको मैं समझा दिया। ठीक, लास्ट है टाइप ऑफ राइबोसोम। अब टाइप ऑफ राइबोसोम मतलब कि जो हमारा कोशिका में जो आपका स्मूथ ईआर और रफ ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा था, तो उसमें जो छोटे छोटे बिंदु पाए जा रहे थे, राइबोसोम पाए जा रहे थे, तो वो राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो 70s राइबोसोम और एक 80s राइबोसोम। मतलब 70s जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80s यूकैरियोटिक। ये क्वेश्चन आ जाता है कि 70s राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो आप सिंपल बता देंगे कि ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और 80s राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एक चीज आप ये भी समझ लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ये जो है ये पुराने हैं और यूकैरियोटिक सेल जो है कोशिकाएं हैं वो जो है नहीं है। ठीक, ठीक, अब यहीं पे वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। बाकी हम आगे भी इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे और सेल में जो चीजें और भी बची हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक दो दिन में फिर उसकी वीडियो भी आ जाएगी। ठीक, तो जय हिंद।